नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे का दमदार डिबेट ललकार, जिसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं झारखंड के चुनाव को लेकर। जी हां, झारखंड में चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन सरकार को बरकरार रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए लोगों को लुभाने के प्रयास में जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से असम के सीएम और झारखंड के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जेएमएम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी ही अंदाज में पलटवार किया है। चुनाव होने से पहले ईडी की तरफ से भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसे जेएमएम और कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। इससे पहले 14 अक्टूबर को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से जुड़े रांची और चाईबासा में 20 से अधिक ठिकानों पर यह कार्रवाई की थी। ईडी के अधिकारी जिन अवैध धन के स्रोतों और कागजात की तलाश में छापेमारी कर रहे थे, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। और इन चुनाव को भुनाने के लिए बीजेपी का कहना है कि सरकार बनेगी तो पहला कदम बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई का होगा। अब देखना ये दिलचस्प है कि सरकार कौन बनाएगा, और अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो क्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होगी। बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बना हुआ है। हालांकि यह तमाम मुद्दे हैं जिन पर सियासत तेज है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता किस पर मुहर लगाएगी चुनाव के बाद। वहीं ईडी की कार्रवाई मामले में विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने का काम करती है। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं, किस पार्टी के किस दल के किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं, मैनिफेस्टोज आ चुके हैं, लेकिन उसके आधार पर या उसके बाद भी लोगों के बीच ये तमाम जो दल हैं ये कैसे जाएंगे। पहले इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी मनीष झा की, उसके बाद आज की चर्चा भी हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ शुरू करें। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। आज भी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं उनके सहयोगियों के यहाँ लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। इस चुनावी दौर में इस छापेमारी से आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो परेशान हो जाएं, चुनाव हार जाएं। हालांकि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने हिसाब से काम करती है। पुराने मामले में जिस तरह से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के यहाँ कार्रवाई चल रही है, यह सवालों के घेरे में है। वैसे साहेबगंज से पंकज मिश्रा को जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, वो अभी बेल पर हैं। इसके बावजूद भी ईडी की टीम साहेबगंज जा रही है एवं उनके सहयोगियों को तंग कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की बात माने तो उन लोगों का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह ईडी कार्रवाई कर रही है, क्या इससे कुछ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद जो सत्ता संभाला, उन्होंने जनता के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो बेगुनाह हैं। उनके पास कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि जिस मामले में उन्हें अंदर किया गया था वो गुनहगार हैं। तो आपने सुना हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, और इस रिपोर्ट में आपने समझा किस तरह से अभी सियासत पूरी तरह से गर्म नजर आ रही है। चुनाव होने हैं, चुनाव के ऐलान के बाद ही दोनों दलों के बीच या दोनों गठबंधनों के बीच जो सियासी तकरार चल रही है, उसके बीच अभी भी सियासी हवाएं किस तरह से गर्म होती हुई नजर आ रही हैं, ये आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में सरकार रिपीट नहीं होती, और जब से झारखंड का अलग गठन हुआ है, जब से अलग राज्य बना है, तब से कोई भी सरकार यहाँ पर 2 बार रिपीट नहीं हुई है। लेकिन क्या इस बार की परिस्थितियाँ उसी तरह की रहने वाली हैं? इस बार का ट्रेंड भी उसी तरह से चलेगा या फिर ये ट्रेंड बदलेगा, और अब नए सिरे से यहाँ पर एक नई सरकार बनेगी या ये सरकार बरकरार रहेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा आज का निकल कर आया है वो ईडी की कार्रवाई है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार जो एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उन पर भी कई सवाल पिछले कई सालों से खड़े किए हैं
कि आखिर चुनाव के ठीक आसपास में ही ईडी जो है वो कार्रवाई शुरू क्यों करती है। आज के कुछ खास मेहमान हैं इस डिबेट में और आपके साथ इस वक्त डिबेट भी शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा जी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमरकांत जी हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और कांग्रेस से हैं निरंजन पासवान जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आजसू से भी विकास राणा जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन तब तक मैं इन तीन लोगों के साथ आज की चर्चा शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ आज के इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। शुरुआत बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, प्रदीप जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ईडी की कार्रवाई, हालांकि ईडी एक एजेंसी है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के दौरान में ये ईडी की कार्रवाई, ये जांच एजेंसी की जो कार्रवाइयां होती हैं वो चुनाव के आसपास ही क्यों होती हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद क्यों नहीं होती। ये आरोप आप पे लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगे थे और अब भी लग रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाई, मैं समझता हूं कि दर्शक भी चीजों को याद करते होंगे और राज्य की जनता तो भली भांति समझती कि ईडी की कार्रवाई की शुरुआत कब हुई थी ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जब हेमंत सोरेन जेल गए उस वक्त राज्य में कोई चुनाव नहीं था। ठीक है। और कमोबेश पूरे देश में कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं, कभी नगर निकाय के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी उपचुनाव। तो मतलब इस वजह से कार्रवाई रोक देनी चाहिए। आपका यही कहना है क्या कि मतलब जब चुनाव हो या आगे या पीछे उस दौरान कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पहले तो मैं साफ कर दूं प्रदीप जी आपसे कि मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है जी। मेरा कहना नहीं है, विपक्ष का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए 14 राजनीतिक दल। ठीक है। इसी बात को लेकर कि ईडी, सीबीआई और आईटी को कार्रवाई करने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब उन लोगों को यह भी समझ में अगर नहीं आती है कि स्वायत्त संस्थाएं जो हैं वो अपना फैसला खुद करती हैं कि कब कार्रवाई करनी है कब नहीं करनी, लेकिन इसको चुनाव से जोड़कर देखना, मैं समझता हूं कि एक मन में जो भय है कि भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर न हो जाए, इस कारण इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि संस्थाओं को दबाव में लाया जा सके। जिस तरह से आपने देखा हुआ कि बंगाल में ममता बनर्जी ने फैसला किया कि नहीं, सीबीआई को हम अपने राज्य में एंट्री नहीं देंगे जब तक हमसे परमिशन नहीं होगा, तब तक किसी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन उसी नक्शे कदम पर चलते हुए कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल में डाला गया। सरकार ने भी क्या, प्रदीप जी, हेमंत सोरेन का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन मिला कुछ नहीं, फिर वो बाहर आ गए, अब वो फिर से दोबारा से सीएम बने हैं। वो ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी गुनहगार नहीं। बता देता हूँ जी, बता रहा हूँ जी। ये 32 करोड़ रुपए किसके घर से मिले थे? आलमगीर आलम के पीए के सेवक के यहाँ से। तो ये पैसे किसके थे? तो निश्चित रूप से आलमगीर आलम ने जो भ्रष्टाचार करके कमाई की थी वो पैसे पकड़े गए। और आपने कहा कि कुछ पैसे हेमंत सोरेन के यहाँ नहीं। आपको याद होगा दिल्ली में जब तलाशी ली गई थी तो क्या क्या चीज बरामद। और जहां तक प्रश्न है उनके साथियों की बात, जिस पंकज, अभी रिपोर्टिंग में जो आपके संवाददाता थे बता रहे थे कि पंकज मिश्रा, दाहू यादव, तो दाहू यादव वांटेड है, भागा फिर रहा है। ठीक है। और ईडी कल उसकी तलाश में उनके गांव तक पहुंची थी। पंकज मिश्रा को 2 दिन पहले बेल मिली। और निश्चित रूप से जिस तरह से संसाधनों की लूट की गई, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को समय रहते सचेत किया कि संथाल परगना के क्षेत्र में जो आपके विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वो किस तरह से अपने गुर्गों के द्वारा खनिज पदार्थों की लूट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो सुनना नहीं था। अब आपने कहा कि नहीं हेमंत सोरेन पर कोई आरोप नहीं बनता है। मैं आपको बताऊं कि रांची के दक्षिण छोटा नागपुर के जो आयुक्त थे उन्होंने एक संचिका में लिखकर भेजा मुख्यमंत्री के पास कि जमीन के मामले जो है गंभीर प्रकृति के हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। वो फाइल दबाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 महीने तक बैठे थे। अब इन बातों पर इतना बताने के बाद भी आपको लगता हो कि हेमंत सोरेन की कहीं संलिप्तता नहीं है, तो आखिर ये जो भ्रष्टाचारी इतने पनप रहे थे राज्य के अंदर, मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से जो उनकी सूचना तंत्र होती है, यहाँ पर जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, सीआईडी हैं, उन तक सूचनाएं पहुंचती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना। ठीक है, आप इसको क्या कहें? दोस्ताना संबंध था या याराना संबंध था या कुछ लेन देन का मामला था, इसलिए चुप्पी लगाई। मैं लौटता हूँ आपके पास। निरंजन जी भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस से। निरंजन जी, आपने सुना प्रदीप जी को, और ये जो जांच एजेंसियों का मामला है ये काफी पहले से चल रहा है
और कार्रवाइयां हो रही हैं निष्पक्ष तरीके से, जांच एजेंसी अपने अपने लेवल पर कार्रवाइयां कर रही हैं। जहां पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हैं, वहां पर जांच एजेंसियां जाकर वहां पर कार्रवाइयां कर रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए चुनाव के समय में, ये राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी डरा रही है, केंद्र सरकार डरा रही है ईडी को भेजकर, या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनको भेजकर। ये सिर्फ डराने का काम है और चुनाव में फायदा लेने का काम कर रही है। तो सर्वविदित है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बात है मुख्यमंत्री जी के, अभी आपने बोला कि अंदर कर दिए, बाहर कर दिए, जो कर दिए, कहाँ सबूत मिला। दूसरी बात है, ईडी की कार्रवाई हम लोग भी जानते हैं कि निष्पक्ष है, बहुत अच्छी बात है। अगर निष्पक्ष होता तो एक ही तरफ सुई क्यों घूमती? क्या सारे लोग इस दुनिया में भाजपा के लोग बेदाग हैं? और आज चुनाव हो रही है, ठीक है, आप बाकी लोगों को बात करते हैं, अगर ऐसी बात होती तो उनकी सुई दोनों तरफ घूमना चाहिए ना, खाली एक ही विपक्ष के तरफ, या मान लीजिए दूसरे पार्टी के तरफ, जनता दल हो या बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो या जेएमएम हो, ईडी की कार्रवाई सिर्फ वहीं होती है और दूसरे जो भाजपा के लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए शक किया जाए। स्वतंत्र ठीक है, स्वतंत्र वो संस्था है, ये जानते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करे तब ना। वो तो सारे देश की जनता देख रही है कि ये जो है तो एक तरफ कार्रवाई करती है, एक तरफा कार्रवाई करती है, अब बाकी लोग बिना पैसे के हैं, बिना पैसा का चुनाव लड़ते हैं, बिना पैसा का सारा चीज करते हैं। ये चुनाव स्टंट है, चुनाव को रोकने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा स्टंट चल रही है। ठीक है, ये जो सारे लोग जानते हैं, देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख। ओके, इसका जवाब प्रदीप जी आपसे लूंगा, लेकिन पहले मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं अमरकांत जी, उनके पास भी जाऊंगा, और साथ ही साथ आजसू के विकास राणा भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं ललकार, जिसमें बात हो रही है झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर, और चुनाव से पहले किस तरह की सरगर्मियां बन रही हैं, वो तमाम मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को टिकट दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड के चुनाव के हवाले से, जामा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई थी और कुछ ही दिन पहले उन्होंने नाराजगी जताते हुए अपने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन की थी, उसमें वो चली गई थी। लेकिन अब जावा सीट से जेएमएम की सीता सोरेन को टक्कर देंगी, उनके सामने सीता सोरेन होंगी, यानी लुइस मरांडी और सीता सोरेन के बीच एक कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। दोनों कद्दावर नेता हैं। हालांकि लुइस मरांडी जो बीजेपी में कई सालों से काम करती आ रही हैं, उन्होंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी भी मीडिया के सामने, मीडिया के समक्ष जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 24 साल से वे अगर विधानसभा के चुनाव एक सीट से लड़ रही हूं तो पार्टी हाईकमान का यह कहना है कि उनकी सीट को बदला जाए। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। ये दोनों आपसी जो बड़े नेता हैं, ये सीधे आमने सामने होंगे, एक बड़ी टक्कर होगी। इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, मैं चारों के पास जाकर आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत फिर से करना चाहूंगा ब्रेक के बाद। निरंजन जी की बात का पहले जवाब आपसे चाहूंगा कि आखिर ईडी की कार्रवाइयां होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों होती हैं? प्रदीप जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर निरंजन जी को लगता है कि कहीं कोई भेदभाव की जा रही है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। ठीक है। हालांकि ये नहीं मानते कि न्यायालय भी निष्पक्ष है, तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं उसके प्रति संदेह का दृष्टिकोण रखना, चाहे चुनाव आयोग हो। आपने देखा होगा कि हालिया जो चुनाव हुए, कश्मीर पर इन्होंने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन हरियाणा में जहां इनकी हार हुई वहां इन्होंने कहा कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। तो संस्थाओं के प्रति जो अपमान का भाव है, कि इनके मन में जो असुरक्षा का भाव है वही परिलक्षित होता है। बाकी संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करना
और संस्थाओं को संदेह के कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश है इनकी, मैं समझता हूं कि अभी हाल में 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, ये सारे विषय जनता के समक्ष रखे गए थे कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाएं जिसका दुरुपयोग करके केंद्र सरकार हमें डरा धमका रही है, ठीक है, इनकी बातें किसी ने सुनी नहीं। तीसरी बार हमारी एनडीए की सरकार बनी तो निश्चित रूप से इनको अपने आत्मावलोकन करने की जरूरत है अपने अंदर। ठीक है, ओके, कि हम जो आरोप लगा रहे हैं जनता उसको स्वीकार नहीं करती। ठीक है, ओके। अमरकांत जी आपके पास आऊंगा। अमरकांत जी, अभी अभी हमने एक खबर ब्रेक की, लुइस मरांडी को टिकट दिया गया है जामा विधानसभा से और सीता सोरेन उनके सामने होंगी। अभी अभी बीजेपी से निकली हुई हैं और एक कद्दावर नेता रही हैं, काफ़ी साल बीजेपी में दिए हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने वहाँ पर काफ़ी देर कवर किया है और करते आ रहे हैं, तो किस तरह से ये कदम देख रहे हैं आप? लुइस मरांडी जी पूर्व में भाजपा की सरकार में मंत्री रही, पूरे उस दुमका प्रक्षेत्र में एक उनका एक ईमानदार नेता का इमेज रहा है। ठीक है। 2019 चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी से वो कैंडिडेट थी दुमका से और जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ लड़ रही, और जो सीन था अंतिम समय तक भाजपा को भी पता था कि लुइस मरांडी जी जीत रही हैं और जेएमएम के अंदर खाने में भी यही चर्चा ये थी कि दुमका सीट हेमंत सोरेन हार जाएंगे, बरहेट जीतेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो, आप लोगों को याद हो, सारे सीनियर लोग बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, तो उस समय क्या हुआ था कि सिर्फ एक घटना जो मुझे याद आ रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सरेआम मंच से अंतिम चुनावी सभा में जामतारा में गाली दिया हेमंत सोरेन जी को, सार्वजनिक मंच से गाली दी। उसका असर ये पड़ा कि उस पूरे इलाके में संथाल में वो एकदम से जंगल की आग की तरह वो गाली फैला और उसके कारण कई सीटों पे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है। तो अभी इस बार के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने उनका टिकट काटा, सुनील सोरेन जी को टिकट दिया, तो ये तय था कि लुइस मरांडी जी जो है वो कहीं ना कहीं अनरेस्ट में है, अनहैप्पी है, और उसी का असर पड़ा कि वो जेएमएम ज्वाइन की और जेएमएम से जब उनको टिकट मिला है तो वो निश्चित तौर पे उस इलाके में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो बनेगा। तो मतलब क्या इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा? उनकी पकड़ होगी, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। देखिए इस बार पूरे झारखंड में अगर आप देखें ना तो दलों के बीच की जो रेखाएं हैं वो थोड़ी सी धूमिल हुई। ठीक है। कई दलों के कद्दावर लोग, प्रमुख नेता जो है वो अपने अपने दलों से जंप लगा के इधर से उधर, उधर से इधर आए। ये दोनों तरफ हुआ है, ये भाजपा में भी हुआ है, ये जेएमएम में भी हुआ। ओके। तो इस कारण जो है थोड़ा सा मतलब बहुत दूर तक असर डाले ये नहीं लग रहा है हमको। हमको लग रहा है कि अपने इलाके में तो कम से कम वो प्रमुखता से ये लोग अपना काम कर पाएंगे खुद। अभी अब वहां पे देख लीजिए सिचुएशन जामा का कि सीता सोरेन जो जेएमएम की प्रमुख नेता रही हैं वो भाजपा से मैदान में, और लुइस मरांडी जी जो भाजपा का एक बड़ा चेहरा थी संथाल में, वो जो है वो झामुमो के टिकट पे मैदान में। बिल्कुल, दोनों आमने सामने हैं और दोनों का दल क्रॉस बैलेंस देखा जा सकता है। ये थोड़ा सा फर्क तो डालेगा पूरे आसपास के संथाल के इलाके में। बिल्कुल क्रॉस बैलेंस नजर आ रहा है। फिलहाल आजसू से विकास राणा जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। विकास जी, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से आप सरकार में वापस लौटेंगे बीजेपी के साथ मिलकर? क्योंकि जो आपके प्रभारी हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो प्रभारी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और जिस तरह से वो जेएमएम पर निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी की बारी है, अब एनडीए गठबंधन की बारी है, अब एनडीए की सरकार बनेगी। आप मिलकर, गठबंधन मिलकर कैसे इस बार बीजेपी जो झारखंड है, झारखंड के लोग हैं, उनके बीच जाकर इन मुद्दों से लुभाएंगे और सरकार में आएंगे? आप कह रहे हैं कि इस बार अब जेएमएम की छुट्टी होने वाली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है और हम लोग निश्चित रूप से आने वाले दिन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार से हम लोगों ने सीट शेयरिंग किया, और ये सीट शेयरिंग नहीं है, हम लोग
एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कहां से लड़ रहा है, हमसे पूछा जाता है कि हम कहां लड़ रहे हैं, 10 सीट पे लड़ रहे हैं या जदयू 2 सीट पे लड़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग एनडीए के रूप में लड़ रहे हैं और हम लोग 81 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और जो पिछली पूर्व में जो सरकार 5 वर्षों में जो भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके जो सत्ता में आई और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का जो काम किया, अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और लोगों को दिग्भ्रमित करके, झूठे अफवाह फैला करके, जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने शासन किया और पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जो पहुंच गई, उस पर लगाम लगाने आज पूरी जनता त्रस्त है। ठीक है। आज जनता जानती है कि सरकार हटेगी, एनडीए की सरकार आएगी तो सुशासन आएगा। इसी तैयारी के साथ हम लोग आने वाले दिन में अपनी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी असफलता यही रही कि इन्होंने जितने भी वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जहां तक कि क्राइम की बात है, ठीक है, क्राइम झारखंड में बहुत ज्यादा बढ़ा और बहुत ज्यादा हत्याएं हुई, बहुत बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं झारखंड में हुई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, ओके। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे झारखंड में। ओके। इसलिए जनता भी त्रस्त हो गई है और सारी बातों को समझ चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में झारखंड में एनडीए की सरकार हम लोग बनाएंगे और एक सुशासन देने का काम करेंगे जनता को। ठीक है निरंजन जी, बांग्लादेशियों की घुसपैठ, दुष्कर्म, बलात्कार का मामला, जिस तरह से अभी जो आजसू के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, लगातार ये हमने देखे, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मामला, साथ ही साथ बेरोजगारी का मामला, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो एनडीए की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख मुद्दा उनका बांग्लादेश का है। आप सरकार में हैं, क्या आपको लगता है वाकई में ये तमाम चीजें ऐसी हुई हैं? खासतौर पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ लगातार होना, ये बीजेपी कह रही है या एनडीए गठबंधन कह रहा है, या फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार का मामला बढ़ना, दुष्कर्म का मामला बढ़ना पिछले 5 सालों के अंदर? बांग्लादेशी जो नैरेटिव इन लोगों ने सेट किया है, कल तक जो चंपई सोरेन जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब वो बोलते थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ, और आज अभी भाजपा में गए तो अब उनको घुसपैठ दिखने लगी। बात वो नहीं है, वहां के लोग कहाँ बोल रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। और दूसरा बात जो ये झारखंड को आरोप लगाते हैं, जितने जगह इनके सरकार है वहां देखिए बलात्कार, हत्या और लूट किस तरह का हो रहा है। ये बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आज मैया सम्मान योजना की बात हुई तो इनको दिक्कत होने लगा। तब जब ये बोलते हैं कि वोट के लिए वो मैया सम्मान योजना लागू किया गया, ये गोगो दीदी योजना किए हैं, तो क्या बांटने के लिए उन्होंने ये योजना लागू किया? आज फूलो झानो योजना, आज किसानों का ऋण माफ, ऐसी बहुत सी योजना जो इस सरकार ने, गठबंधन सरकार ने दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी काम नहीं कर रही है, सरकार पूरी तरह से काम करती है। विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर बलात्कार के मामले लगाना है, इनको लेकर घेर रही है। किसी भी तरह से आरोप लगा सकते हैं। आज ईडी की बात करते हैं या सीबीआई की बात करते हैं, ये करते हैं। जब हम कहते हैं कि जब वो तो निष्पक्ष है, अगर निष्पक्ष है तो सभी को देखना चाहिए ना। खाली विपक्ष को देख के और विपक्ष के ऊपर मेरे आरोप लगाना या अरेस्ट करना, क्या भाजपा के लोग सब दूध से धोए हुए हैं क्या? बीजेपी के प्रवक्ता ने पहले ही जवाब दे दिया है कि अगर आपको लगता है कहीं पर कोई दिक्कत हो तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप खटखटाइए, आप जाइए वहां पर अर्जी दाखिल कीजिए। जाएगा ही जी, ऐसा थोड़ी। न्यायालय का 100% आदर और सम्मान है। देखो कहीं अगर अन्याय होता है तो उसके न्याय के लिए न्यायालय होता है सर, वो कोई पार्टी तो नहीं करेगी ना। देखिए साहब, न्यायालय तो तब लोग जाते हैं ना जब आप उनको आरोपी बनाते हैं। आपने आरोपी बनाया हेमंत सोरेन जी को, न्यायालय ने बरी कर दिया उनको, आज वो फिर मुख्यमंत्री बने। न्यायालय तो सर्वप्रथम है और न्यायालय का सम्मान करना है और करते हैं हम लोग। न्यायालय तो लोग जाता ही है, जाएगा ही। फिलहाल एक मिनट रोकना चाहूंगा। झारखंड चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट दिया है। ये बड़ी खबर, जावा सीट से जेएमएम की उम्मीदवार रह चुकी हैं
सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जामा सीट से लुइस मरांडी को टिकट दिया है और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है और ये चीजें लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त झारखंड से नवीन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मैं जरा उनसे अभी इस वक्त की जानकारी लूंगा, क्योंकि इस वक्त लगातार वहां पर जो है वो सरगर्मियां तेज हो रही हैं, क्योंकि अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना था, कुछ चेहरे सामने आने थे। वो एक प्रमुख मुद्दा इस वक्त बना हुआ था। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आप सुन पा रहे हैं? जी शीतल, बताएं। जी नवीन, क्या जानकारी है? उठापटक हो रही है अभी सीटों को लेकर? देखिए, अभी जो फिलहाल जानकारी है कि जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जी लुइस मरांडी को टिकट दिया है। जामा सीट वो सीट है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी परंपरागत सीट मानी जाती है। ठीक है। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो 3 बार लगातार पिछले 3 चुनावों में विधानसभा पहुंचती रही हैं जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। लेकिन जब से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में गई हैं, ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। ओके। जैसे ही लुइस मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में गठबंधन हुआ, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया, उसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि जामा से लुइस मरांडी को ही टिकट दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं इस खबर पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में ये भी बता दें आपको कि सीता सोरेन की पारंपरिक सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लुइस मरांडी को उतारा जरूर है, लेकिन सीता सोरेन का सीट चेंज कर दिया गया है। उन्हें इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन को अगर इस सीट से दावेदारी पेश कराई जाती तो जानकारों की माने तो एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती थी। लेकिन इस समय सुरेश मुर्मू जो लगातार बीजेपी के वहां प्रत्याशी रहे हैं, जो सीता सोरेन को टक्कर देते रहे हैं, उन पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। जी, फायदा है इस कदम से? फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं? अपना सवाल रिपीट करेंगे आप शीतल? नवीन, इससे किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान की संभावनाएं हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए शीतल, अभी इस बात पर कुछ कह पाना कि इस समीकरण से किसको ज्यादा फायदा होता दिख रहा है, किसको नुकसान होता दिख रहा है, ये बोल पाना बहुत कठिन है। लेकिन संथाल परगना शुरुआत से ही और बहुत लंबे समय से झारखंड की शुरुआत से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम संथाल परगना में तो मजबूत दिखाई दे रही है। जी शीतल। ओके ओके ओके, मैं लौटता हूँ वापस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इस वक्त त्वरित रूप से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल निरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन जी, मैंने आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो गठबंधन हमारा जेएमएम, कांग्रेस, राजद, ये आप जितना भी नैरेटिव सेट कर लें, जितनी भी बातें और आप सुनहरे सपने देख लें, यहाँ पुनः जो सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। लोग यहाँ समझ चुके हैं कि जो बातें इन्होंने लुभाने की करते हैं वो बातें सच नहीं। सच है कि जो गठबंधन ने कहा वो पूरा किया और इसलिए इस बार फिर गठबंधन की मजबूती से सरकार बनेगी और फिर 5 साल चलेगी। ओके प्रदीप जी, आपसे जवाब लूंगा मैं। और निरंजन जी कह रही कि नैरेटिव सेट किया गया है आपकी तरफ से झारखंड में चुनाव को लेकर, चुनाव में फायदा पहुंचाने को लेकर। बांग्लादेश की घुसपैठ नहीं हुई है, ये बस एक नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती से सामने है और मजबूती से लड़ेगी। निरंजन जी कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा निरंजन जी से। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रतिपक्ष में हो सकता है कि हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी राज्य के सीनियर IAS अधिकारी जेल में है, वो जिन आरोपों में है, लगभग 1.5 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही। पंकज मिश्रा को लगभग 1.5 साल के बाद बेल मिली, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सबूत उनके खिलाफ होंगे। और अभी इन्होंने कह दिया आपके चैनल के माध्यम से कि हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बरी कर दिया। यहाँ अमरकांत जी भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के, रांची में वो लंबे समय से कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी बातों को वो भी समझ रहे होंगे कि एक गलत नैरेटिव किस तरह से चलाया जाता है चैनल के माध्यम से। कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया है, बरी नहीं किया है।
ठीक है। अभी इनको ये समझ में नहीं आता है कि बेल को ही अगर ये मान लेते हैं कि बरी कर दिया गया, तो इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो बेल पर है उसको इसी कहता है कि उनको भी बरी कर दिया गया। लेकिन निरंजन जी वो तो बेल मैं पर बाहर है, पूरी कर दूं फिर आप वो तो बेल पर बाहर है। मैं बेल पर ही बोल रहा हूँ, नहीं करना बेल चाहूंगा पर कि बाहर है और क्षमा करें वो बीच में हमने कहा कि बेल पर बाहर है और किसी तरह का सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। प्रदीप जी आपको मैं जवाब का मौका दूंगा। माननीय कोर्ट ने बोल दीजिएगा। ठीक है निरंजन जी, एक मिनट। वो तो बोलिएगा ना, बीच में जी बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। अच्छा नहीं लगता है, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिएगा कि 2019 के चुनावों के दौरान जब जनता के बीच थे तो उन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की थी या नहीं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी या नहीं कही थी, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात जो ये करते रहते हैं, और एक राहुल गांधी जी ऐसे किताब दिखाते हैं ना, पूछिएगा इनसे कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं, महिला आयोग क्यों नहीं बनाया गया, लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अब मैं आपको बताता हूँ, सूचना आयोग के कार्यालय में 30,000 से ज्यादा मामले लंबित, जो एक स्रोत होता है लोगों का कि वहां से सूचना एकत्रित करके अपने प्रश्न का समाधान निकाल सके। महिला आयोग में वही विषय जाते हैं जो महिलाओं से संबंधित होते हैं, या तो दहेज उत्पीड़न के मामले या यौन शोषण के मामले, कार्यस्थल पर भेदभाव के मामले। 26,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। अब लोकायुक्त की बात जहां तक है, इनके सरकार को डर हो रहा होगा कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी, भ्रष्टाचार के मामले कहीं लोकायुक्त के कार्यालय पहुंचने लगे तो सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके। मैं संवैधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं, ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे और लोग बाग भी समझ ही रहे होंगे। ओके। और सबसे गंभीर इशू जो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कहा करते थे कि हमारे लिए स्वाभिमान का इशू है, 1932 का खतियान, रोजगार नीति, नियोजन नीति। आप बता दीजिए कि 5 वर्षों में इन्होंने एक कदम भी उस ओर बढ़ाया हो तो, लेकिन अब इस सारी चीजों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं अपने जो इनके घोषित एजेंडे हैं घोषणा पत्र के, ठीक है, उससे ये सरकार पीछे हटती हुई दिखाई देती है। प्रदीप जी, इसी को कहते हैं कि जनता को इन्होंने छला है 5 वर्षों तक, समय की लगातार मुद्दों पर वोट तो ले लिया, ओके, लेकिन जब करने की बारी आई तो सरकार पीछे हट। समय की थोड़ी सी किल्लत है। अमरकांत जी भी बने हुए हैं। अमरकांत जी, किस तरह से आप देखते हैं ईडी की कार्रवाइयां चुनाव के आसपास, और विपक्ष एक सुर कह रहा है, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है। शीतल जी, ये जो कार्रवाइयों की बात हम कर रहे हैं, ये अपने देश में कोई नया कार्य नहीं है। जब जिसकी सरकार रही है वो इन चीजों का दुरुपयोग किया है, ये इतिहास गवाह है इसका। अब जब हम लोग बात करते हैं 1975-77 में जो इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी, क्या हुआ था उस समय। उसके बाद बीजेपी के शासन में भी आप लगातार आप देख लीजिए ईडी कार्रवाई, तो ये चलता है, ये ऐसा नहीं है, पब्लिक भी समझती है। अभी प्रदीप जी भी बोल रहे थे और निरंजन जी भी बोल रहे थे जिन चीजों को लेकर के कि जो रुपया मिला था, 32 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ था, ये तो निश्चित तौर पे ये तो सच है कि 32 करोड़ रुपया मिला था। ठीक है, हमारे यहाँ से कई आईएएस जेल में है, ये भी सच है। लेकिन इसके पीछे यहाँ के एक लोगों को पता है कि न तो आलमगीर आलम के पास 32 करोड़ रुपया अकेले है, कईयों के पास ऐसे कितने 32 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। न तो कोई इकलौता आईएएस भ्रष्ट है जो जेल में है, बल्कि यहाँ तो मतलब एक अलग परिपाटी सी बनी हुई है कि आज जो भी दल सत्ता में है उसके साथ जो भ्रष्ट लोग जुड़े हुए हैं, कल अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए तो दूसरे दल की सरकार में वही लोग फिर हीरो बन के घूमेंगे, फिर वही लोग उनकी दुकानें सजाएंगे, वही लोग उनके लिए कलेक्शन करेंगे और वही लोग जेल जाएंगे। ठीक है, इसका बड़ा उदाहरण पीपी है, प्रेम प्रकाश, जिसके बारे में कहा जाता है कि रघुवर सरकार जब थी यहाँ पे 2019 में तक, तो रघुवर सरकार के बहुत चहेते थे पीपी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हेमंत सरकार आई तो हेमंत सरकार में भी उनका उतना ही लाड़ प्यार हुआ। तो इसलिए ये कहना कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये सब बस जस्ट आई वाश, मतलब ये है ब्रेन वॉश। सबको पता है कि जो जिसकी सरकार बनेगी जितना लपेटना है लपेटे और लपेट के, और किसी को भय नहीं है। आपको शीतल जी, बहुत आश्चर्यजनक चीज ये है कि कई आईएएस कई नेता जेल में है, उसके बावजूद जो बाहर है उसको भय नहीं है। वो ये नहीं डर रहा है कि हाँ भाई मेरा कोई सहयोगी जेल में है या मेरा कोई साथी या मेरे पार्टी का कोई नेता जेल में है तो हम डरे।
ये सब चीजें जनता भी अब समझ गई है कि जो भी रहेगा वो हमारा खून चूसने के लिए आया है। ओके, और उसी नजर से देख रही है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही आपने। विकास जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिर मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, फिर तुरंत आपके पास आऊंगा और आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे रुक करेंगे अपने मेहमानों का, क्योंकि समय इस वक्त कम है और एक एक टिप्पणी सभी मेहमानों से लेनी पड़ेगी। इस वक्त आजसू से विकास राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं विकास जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सुना, कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट होने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट नहीं हुई है झारखंड में। देखिए, सब्ज बाग देखने का सबको शौक है, सब लोग देख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज है, जो आज जनता के बीच में जो आज चर्चा है और लोग ये देखे हैं 5 वर्ष का इनका कार्यकाल, और जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी तो सुशासन आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये जनता की सरकार नहीं थी, ये खुद को लाभ पहुंचाने वाली सरकार थी, ठीक है, ये लूट खसोट की सरकार थी। आज जितने भी आरोप तय हो रहे हैं, चाहे पदाधिकारी हो या नेता हो, सब पर आज करोड़ों रुपया उनके घर से निकल रहा है, नौकर के घर से निकल रहा है। तो ये सब क्या है? ये स्थिति बन गई है कि आज जनता मूक दर्शक बन के देख रही है और निर्णय ले रही है कि आखिर हम लोग को झारखंड जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ, ठीक है, जिस संघर्ष के साथ, चूंकि झारखंड एक स्वाभाविक राज्य नहीं है, ओके, झारखंड को संघर्ष करके आंदोलन करके लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल, और इस आंदोलन में आजसू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजसू के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, अपना जीवन का भी बलिदान दिया, जेल गए, केस मुकदमे हुए, बहुत सारी यातनाएं झेली, तब जाकर झारखंड राज्य का निर्माण करने में केंद्र सरकार विवश हुई और झारखंड विषयक समिति का गठन उस समय किया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड संघर्ष से हासिल किया हुआ राज्य है, और इसका स्वरूप कुछ और है अन्य राज्यों के अलावा। क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ था उस समय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी अलग हुई थी, लेकिन वो एक स्वाभाविक राज्य है। लेकिन झारखंड संघर्ष से लिया गया है और आंदोलन से लिया गया। लोगों ने तरह तरह के सपने देखे, झारखंड बनेगा तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, झारखंड में एक समतामूलक समाज का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये झारखंड नामित पार्टी, जो अपने आप को आंदोलनकारी पार्टी कहती है, उनके नेतृत्व में जब सरकार बनती है, यहाँ के लोग सोचते हैं कि जब वो सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू करेगी, ठीक है, ओबीसी के आरक्षण को तय करेगी। यहाँ तक कि इन्होंने वादा किया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवा बेरोजगारों को, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब आज सरकार के पास फंड नहीं है और इन्होंने चुनाव के वक्त मैया योजना लेकर आ गए बहनों के लिए। तो इस तरह से अपने मैनिफेस्टो पे इन्होंने काम क्यों नहीं किया? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को सामने रख के 5 साल का कार्यकाल अगर ये पूरा किए रहते तो फिर जनता इनको चुनती, फिर दोबारा ये सत्ता में आते। लेकिन मैनिफेस्टो को इन्होंने ताके पर रख दिया और इन्होंने मनमानी करते हुए और एक लूट खसोट की सरकार, यहाँ किसी भी टेबल पे बिना लेन देन का कोई भी काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ और यहाँ की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। निश्चित रूप से इसका खामियाजा इन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा और एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम लोग एक बेहतर सरकार देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से झारखंड की जन भावना का कद्र करते हुए एनडीए की सरकार बनाकर एक सुशासन देने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, निरंजन जी, अमरकांत जी और प्रदीप जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर झारखंड चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना आजसू के नेता ने कि झारखंड संघर्ष भरा राज्य है, संघर्ष करके झारखंड राज्य को बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार रिपीट ना होने के बावजूद क्या
यहां पर सरकार रिपीट होगी? क्या जेएमएम इस वक्त बीजेपी पर या फिर एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ते हुए नजर आएगा, या फिर एनडीए इस बार वापस लौटेगी? आज के लिए ललकार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।